ये बजट की हलवा सेरेमनी एक ऐसी सेरेमनी होती है जहां पर सारी परंपराएं नेहा बदलती चली गई, लेकिन हलवे की परंपरा नहीं बदली है। और इसीलिए आज तक के स्टूडियो में एक बार फिर बजट का हलवा पकाते हुए, ये जानते हुए कि बजट बनाना कोई हलवा नहीं है, हम यहां पर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। और आपको बता दें कि ये खास पेशकश हम हर साल आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि बजट का हलवा दरअसल वही रहता है, लेकिन उसमें जो एड ऑन्स होते हैं, यानी कि जो अखरोट, काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी आप सब देखते हैं, वो दरअसल इसमें ज्यादा टेस्ट लाते हैं, ज्यादा स्वाद लाते हैं। तो इस बार जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि रिफॉर्म वाला बजट आने वाला है, तो क्या ये मावा रिफॉर्म का काम करेगा? रिफॉर्म वाला मावा कितना डलेगा, कितना हलवा टेस्टी बनेगा, यानी कि स्वादिष्ट, और जनता को ये कितना स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है, हर किसी की मांगे बजट से अलग अलग होती हैं। इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमानों की टीम मौजूद है जो बताएगी आपको कि इस बार कितना मेवा डलने वाला है, कितनी होगी मिठास, या फिर एकदम फीका फ्लैट बजट हम उम्मीद करें। जयंत सिन्हा हमारे खास मेहमान, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं, प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिरकार उनकी पसंद क्या है, कौन सा होगा रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म वाला बजट। ये इस खास पेशकश में अब से कुछ ही देर बाद आप इन खास मेहमानों से जानेंगे। ये अलग अलग हमने मर्तबानों को नाम भी दिया है, टैक्स हो चाहे, और टैक्स हमने सबसे छोटा रखा है सर, इसीलिए आपको तो एक्सपीरियंस रहा है इस हलवा सेरेमनी को अटेंड करने का। 27 तारीख को हमने देखा ढेर सारे मेवे के साथ हलवा भी खाया है निर्मला सीतारमण जी ने। मैंने आप सबको मेरा नमस्कार। और आप जानती ही हैं श्वेता जी कि जो बजट का हलवा बनता है और वो वित्त मंत्रालय के बंकर में बनता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट। सर आपने झारखंड वाला सलाम नहीं किया। नहीं, इस बार मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि झारखंडी जोहार कई बार हो गया, लेकिन फिर मैं नमस्कार भी करूंगा, झारखंडी जोहार भी करूंगा। और बजट के हलवा के बारे में जो है जरूर आज हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज का इतराज है। हाँ। इतराज ये है कि आपने जो टैक्स का जो बनाया है, इसमें आपने चीनी डाला है। हाँ। इसमें तो मिर्ची डालना था। क्यों सर? क्योंकि टैक्स तो किसी को पसंद नहीं है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि पिछले बजट में जो टैक्स का स्लैब था, जो पहले आप 6 लाख 8 लाख पे भी आपको टैक्स देना पड़ता था, पिछले बजट में बहुत ही एक बड़ा कदम, ठोस कदम लिया गया और टैक्स स्लैब जो थे वो 12 लाख के हो गए, जिसमें कि अब जब तक आपकी आमदनी 12 लाख की नहीं है तब तक आपको टैक्स नहीं भरना होता है। साथ साथ ये इनकम टैक्स का तो सरलीकरण किया ही गया, लेकिन साथ साथ जीएसटी में भी बहुत सरलीकरण किया गया। अब जीएसटी के जो 4-5 रेट थे उनको अब 2 रेट बना दिए गए हैं, और इसके कारण हम लोगों, सब लोगों को काफी राहत मिली, क्योंकि अब हम बाजार जाते हैं तो जीएसटी में हम लोगों को कम देना पड़ता है। ये भी एक सरलीकरण हुआ सर, इसीलिए ना मीठा हो गया ना टैक्स। इसलिए पिछली बार थोड़ा मीठा हुआ। ज्यादा मीठा डाला था, क्योंकि आपने ही वो 12 लाख वाली भविष्यवाणी करी थी, और सिंप्लीफाई हो गया था टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी भी। लेकिन अब की बार सर क्या उम्मीद करें? वो भी एक भविष्यवाणी मैं कर लूं, इस टैक्स को मिर्ची नहीं थोड़ा मीठा बना दूं। और मीठा इसलिए बनाऊं क्योंकि सब लोगों का अनुमान है, और माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि इस बार जिस प्रकार से हम लोगों ने इनकम टैक्स को सरल बनाया है, हम लोगों ने जीएसटी को सरल बनाया है, उसी प्रकार से जो कस्टम्स ड्यूटी होती हैं, जैसे हम लोग चीजें बाहर से जो लाते हैं, देश में लाते हैं, उस पर ड्यूटी दी जाती है, उसको भी इस बार काफी सरल बनाया जाएगा, उसका भी सरलीकरण किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसी कारण थोड़ी सी चीनी जो है हम लोगों को हलवा में छिड़क देनी चाहिए। इसी के साथ कि कस्टम्स में भी बढ़िया सरलीकरण होने वाला है। वाह, इसको मिला देते हैं। श्वेता ढूंढ रही थी कि कहीं चीनी जो है अगर ना मिली हो तो मिला लें, और टैक्स रिफॉर्म में थोड़ी और राहत की उम्मीद। अरे टैक्स तो नेहा हम सबको राहत चाहिए होती है हर बार। और पिछली बार क्योंकि वो राहत मिली थी, तो इस बार दिल मांगे मोर एक बार फिर से हम कहेंगे। अरुण जी, मैं आपका व्यू पॉइंट चाहूंगी, क्या इस बार, क्योंकि बहुत सारे बजट आपने देखे हैं, बहुत सारों का अनुभव आपको है, इस बार 2026 में क्या आम जनता के लिए कुछ होगा या फिर नहीं? क्योंकि टैक्स का सरलीकरण 3 अब स्लैब्स हैं, उसमें और ज्यादा गुंजाइश नहीं दिख रही है इस बार। जीएसटी का सरलीकरण वो भी हो चुका है। तो क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए और जनता की जेब में एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए, क्योंकि उसी से पूरी इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था डिसाइड होती है, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जो सरलीकरण हुआ इनकम टैक्स का 12 लाख रुपए, वो तो सिर्फ 2-3 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगा 145 करोड़ की जनता में, है ना। वो आम जनता के लिए तो नहीं है, क्योंकि वो तो उससे बाहर है। आपके असंगठित क्षेत्र में तो 10,000 रुपए प्रति माह से कम लोग कमाते हैं, यानी 1,20,000 रुपए साल, तो टैक्स नेट में नहीं आते। उसी तरह जीएसटी भी संगठित क्षेत्र पे करता है, असंगठित क्षेत्र तो पे नहीं करता।
तो जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ तो जीएसटी के कट का भी फायदा नहीं पहुँचेगा। किसका फायदा पहुँचेगा? रोजगार। जब रोजगार होगा तो लोगों के हाथ में आमदनी आएगी और फिर वो खर्च करेंगे। हमारे यहाँ समस्या यही है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और बेरोजगारी भी 4 तरह की होती है। एक तो आप काम ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिल रहा तो अनएम्प्लॉयड हैं। एक ही आप बाजार में 12 घंटे खड़े हैं, आपको 2 घंटे का काम मिल रहा है तो आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। एक आप दुकान पे बैठे हैं, काम नहीं है तो आप डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। आप खेत पे बैठे हैं, काम नहीं है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। एक आपने काम ढूंढना ही छोड़ दिया। तो हमारे देश में जो लेबर फोर्स से बाहर लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, खासकर महिलाओं की, खासकर जो शिक्षित नौजवान, इनके लिए हमें रोजगार जनरेट करना है। तो हमारा बजट का फोकस अगर रोजगार पे हो जाए तो सब जनता को फायदा हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे तो यही कहता है कि सर अगले 10 से 15 साल में हमें हर साल 8 से 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने होंगे, तब जाकर रोजगार की स्थिति बेहतर होगी। गौरव वल्लभ जी से मैं इस पर उनका व्यू पॉइंट चाहूंगी, क्या हम उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं? और जो डील ऑफ डील्स अभी साइन की गई है यूरोपियन यूनियन के साथ, क्या उससे एमएसएमईज को फायदा होगा, रोजगार जनरेट होगा? किस तरीके से ये डील हमारे अनएम्प्लॉयमेंट वाले पार्ट को बेनिफिट करें? देखिए, सबसे पहले तो जो 12,75,000 रुपए तक की हम सबकी आय है वो कर फ्री हो चुकी है। तो 12,75,000 तक कोई कमा रहा है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, और इनकम टैक्स की बात। और जीएसटी की, अगर जीएसटी में मान लो टूथपेस्ट की जीएसटी कम होती है तो हर कंज्यूमर को उसका फायदा होता है। अगर मान लो इस चम्मच की जीएसटी कम होती है तो हर कंज्यूमर को उसका फायदा होता है। दूसरी बात जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि रोजगार का क्या व्यू हो सकता है, और विशेषकर जो डील, मदर ऑफ ऑल डील्स, EUFTA जो हमारा अभी 27 जनवरी को साइन हुआ। देखिए, 3 बड़ी चीजें उस FTA से और उससे रोजगार के सृजन की बैंकर्स बड़ी संभावना है। पहला, MSMEs का विस्तार। आज रोजगार के लिए जो MSMEs जो हैंडीक्राफ्ट्स में है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में है, जो टेक्सटाइल सेक्टर में है, उनको एक नया बाजार मिल रहा है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में MSMEs डिफेंस सेक्टर में बहुत बढ़ी है, और आज 1.5 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस सेक्टर का MSMEs का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जर्मनी हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, उनके जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां वो यहाँ पे आके को प्रोडक्शन कर सकती। तो ये तो हमारा फायदा हुआ। दूसरा, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेगी। यूरोप की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में आएगी। 140 करोड़ देशवासियों का जो बड़ा बाजार है वो यूरोप की कंपनियों को मिलेगा। तो निश्चित रूप से इससे नए रोजगार का सृजन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं नए रोजगार के सृजन के लिए सबसे बढ़िया, देखो, दिमाग का ये है, इससे दिमाग भी बढ़ता है। तो ये हलवे में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी है, क्योंकि इससे हम दिमाग जब तक नहीं बढ़ेगा तो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का फायदा लेने वालों का भी बढ़ना चाहिए और फायदा देने वालों का भी बढ़ना चाहिए। अरे भाई गौरव जी, मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ है और आप इतना छोटा छोटा उनको आते ही पिछले साल का वो घी का डब्बा हमने यहाँ से हटा दिया। उन्होंने इतना घी डाला था पिछली बार के बजट के हलवे में। एक्चुअली जैन जी, ज्यादा अखरोट तब पड़ेगा जब डील यूएस के साथ साइन हो जाएगी, तब और ज्यादा मेवा डलेगा। जी, मैंने इसलिए कम अखरोट और डाले हैं क्योंकि आगे आने वाले 20-25 मिनट में बहुत ज्यादा अखरोट आप डालने वाले हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। अच्छा, बादाम डालेंगे। जैन जी, एक और चीज जिसकी चर्चा हो रही है, एक्चुअली सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा हो रही है, पर क्या ये एक्चुअल लॉजिकल है कि न्यू टैक्स रेजिम ही रह जाएगा, ओल्ड टैक्स रेजिम को खत्म कर दिया जाएगा? निर्मला सीतारमण से भी हालांकि ये एड्रेस किया गया था। नहीं, बिल्कुल सही है कि आपको अभी जो है विकल्प है। आप चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम लें या न्यू टैक्स रिजीम लें, और इसका लक्ष्य यही है कि आपको जहां फायदा हो उसका आप उपयोग करें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, मैं खुद अपनी निजी बात करूं, हम तो एकदम नए टैक्स रिजीम में, हम नए टैक्स रिजीम में चले गए क्योंकि हमारी ज्यादा बचत वहां है। लेकिन हम लोग ये चाहते थे कि सब लोगों को विकल्प मिले। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम से जुड़े हुए हैं, आपको वो ज्यादा बेहतर लग रहा है, उसका उपयोग करिए। धीरे धीरे खत्म हो सकता है, वो धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि सब लोगों को बेहतर नया टैक्स रिजीम ही लगेगा। कम उसमें परेशानियां हैं, ज्यादा एग्जेम्पशंस वगैरह नहीं है, और आपका सरलीकरण भी है उसमें। तो मुझे लगता है कि अपने आप इस तरीके से ये होते चले जाएगा। अब मैं गौरव जी के बात पे एक और जोड़ना चाहूंगा। गौरव जी, इसी के खुशी में थोड़ा बादाम भी डाल दीजिए, क्योंकि गौरव जी ने मदर ऑफ ऑल डील्स, यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है, 27 देशों के साथ जो डील हुई है,
उसके बारे में कई बातें बताई। एक मुख्य बात जो है जो मैं उस पर जोड़ना चाहूंगा वो है टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में। आज के समय जब हम लोग यूरोपियन यूनियन में जब हम लोग टेक्सटाइल्स अपना एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों को जो लो टैक्स रेट और नो टैक्स रेट बांग्लादेश, वियतनाम, इन सब देशों को मिला हुआ था, वो हम लोगों को नहीं मिला हुआ था। हमारे टेक्सटाइल्स जो हैं, कपड़े वगैरह जो हैं, बड़े कंपेटिटिव हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं, सब हैं, लेकिन हम लोगों को ये बड़ा डिसएडवांटेज झेलना पड़ रहा था कि उन लोगों के कोई टैरिफ्स नहीं थे और हम लोगों के काफ़ी टैरिफ्स थे। अब इस ट्रेड डील के कारण हम लोगों के भी टैरिफ्स उतने ही हो जाएंगे, तो हम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। और इसका अनुमान है कि आपने जो रोजगार की बात की, जिसमें टेक्सटाइल्स बहुत ही लेबर इंटेंसिव एक सेक्टर है कि 60 से 70 लाख, जेम्स एंड ज्वेलरी, उतना देखिए सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर टेक्सटाइल्स है, क्योंकि कपड़े आपको बनाने होते हैं, उसको सिलना होता है, काटना होता है, वो सब जो है उसमें अनुमान है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए अब मार्केट जो है खुल गया है टेक्सटाइल्स में, खासकर 60 से 70 लाख लोगों को इसके द्वारा रोजगार गौरव जी मिलेगा। से जानते हैं, रिफॉर्म एक्सप्रेस प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश, किस लिहाज से इसे हम रिफॉर्म और एक्सप्रेस नेहा क्या संकेत देते उसी हैं? में मुद्दे के साथ जोड़ लेते हैं ना उसको, कि जैसे हम वीबी जी राम जी कह रहे हैं, अभी हालांकि पार्लियामेंट में इसको लेकर खूब बवाल मचाए, चाहे मनरेगा या फिर वीबी जी राम जी, पर इसका एलोकेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो बहुत जाएगी। महत्वपूर्ण है। और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका एलोकेशन जो FY26 में जो मनरेगा का एलोकेशन हुआ है, उससे ज्यादा का एलोकेशन इसमें होगा, ये अनुमान है। और ज्यादा भी थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 30 से 40% जो मनरेगा का एलोकेशन लगभग 95,000 करोड़ हुआ था FY26 खुशी में आए चीनी, तो इसकी खुशी मैं भी डालता थोड़ी हूँ, सर। थोड़ी थोड़ी, किसी को डायबिटीज तो नहीं है। क्योंकि इसका असर जो है कुछ हलवा है सालों भाई। बाद दिखाई देगा। मैं ये कह रहा हूँ श्वेता जी, इसमें चीनी डालने से पहले इसका मैं एक आपका नियम है। एक-एक कदम मॉनिटर नहीं करूंगी नहीं, आज। इसका एक नियम है। इसका चीनी डालने से पहले राम जी को याद करना पड़ता है, जय श्री राम, चलिए जी। क्योंकि ये राम जी का एक्ट है, तो भगवान राम का एक्ट। इसी पर विपक्ष को सबसे सबके ज्यादा भले के नाराजगी लिए। है कि आपने जो ये नाम भी रखा है ना सर, उस पर भी विपक्ष को अरे एतराज हो नेहा रहा जी, है। कई लोगों को तो नाम भी याद नहीं है, कई हमें पूछ रहे नाम थे, याद है, और हमने कई उसका- नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ। कई लोगों को संसद में बिल पास हो गया, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उन्होंने नाम पूछा कि नाम क्या, उनको नाम याद नहीं। तो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाले अगर एक्ट का किसी को नाम याद नहीं है और वो संवैधानिक पद पर बैठा है, तो उसके लिए तो यही कहूंगा, राम जी उसका और अरुण जी से पूछ लेते ना सर, नाम बदलने की क्या वाकई जरूरत थी? नाम वही रहता, रोजगार सृजन होता रहता, नाम ये हो या फिर असल में क्या है ना, जो आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। अभी आप 100 दिन का प्रॉमिस करते थे और जैसे आरबीआई का डेटा बताता है 50 दिन 150 नहीं 50 से कम मिलता था। तो अभी अगर आप 150 कह भी रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो आप देंगे, क्योंकि अभी कोई जरूरी नहीं कि आप उसको जब बढ़ा के देंगे, क्योंकि 50 ही दे रहे थे अभी तक। दूसरी बात ये कि स्टेट्स के ऊपर भार पड़ गया है 30%, है ना। अगर स्टेट्स के पास पैसा नहीं है, उनका जो वैसी डेफिसिट बढ़ा हुआ है, वो अगर नहीं देंगे तो सेंटर भी नहीं देगा 70%, तो वहां पे कम हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि वो अभी डिमांड ड्रिवन था। अगर आपको काम चाहिए था, आप जो पंचायत में जाते थे, आप काम मांगते थे, आपको मिल जाता था। अब ये है कि सेंटर डिसाइड करेगा कि कहाँ पे काम होगा, कहाँ पे नहीं होगा, और सप्लाई ड्रिवन हो जाएगा। तो डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन होने में तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का पूरा शेप ही बदल गया है। और इससे लोगों को परेशानी है कि ये सेंटर कंट्रोल करेगा, ना कि स्टेट्स कंट्रोल करेंगे, और लोकल बॉडी भी नहीं कंट्रोल करेंगे। पर इनकी सरकार ने तो ज्यादातर जगहों पर डायरेक्ट ट्रांसफर ही कर दिया खातों में। नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर तो किया, वो बात है कि तरह तरह से डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, पर हमें देखना है कि रोजगार कैसे जनरेट करें, है ना। तो जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक है ना। एमएसएमई का जैसे कि गौरव जी ने कहा, पर एमएसएमई में माइक्रो अलग है और स्मॉल अलग है और मीडियम अलग है ना। जो सारा जो बेनिफिट है वो मीडियम को मिल जाता है। माइक्रो में एवरेज एम्प्लॉयमेंट 1.7 का है, वहां तक वो सरकार की स्कीम पहुंचती नहीं। तो अगर आप इंडो ईयू ट्रेड डील देखें तो उसका बेनिफिट कहीं माइक्रो स्मॉल में नहीं पहुंचेगा, वो मीडियम में ही रहेगा। और रोजगार तो साढ़े गई, अब तो वापस तो आ नहीं सकती। 11.5 आप कह रहे हैं उतना रोजगार जितना बोल रहे हैं उतना आ नहीं रहा है। 11.5 करोड़ का रोजगार आता है माइक्रो सेक्टर से, है ना। अगर आप उसको डैमेज कर देंगे तो बहुत बड़े लेवल पे जो डैमेज हो जाएगा। और मीडियम जो है वो बहुत ऑटोमेटेड है, लार्ज बहुत ऑटोमेटेड है, वहां पे रोजगार पैदा होगा नहीं। तो अगर ये आपके एक ऐसा सेक्टर जहां पर हमेशा कहा जाता है कि हम उतना नहीं योगदान
होता है, और वो है स्वास्थ्य और शिक्षा, और हमने भी एक ही डब्बे में दोनों को कर दिया है। हालांकि जरूरत है कि और मतलब उसके और डब्बे यहाँ पर बढ़ जाए। जैन जी, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और स्वास्थ्य शिक्षा को डब्बे क्या, हमें यहाँ पूरी डेगची रख देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों को भविष्य में अगर भारत को चीन के साथ, अमेरिका के साथ और बड़े देशों के साथ compete करना है, तो हम लोगों को अपने स्वास्थ्य शिक्षा, अपने ह्यूमन कैपिटल को और भी बेहतर बनाना है। और जैसे अभी अरुण जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो मनरेगा था उसमें फायदा ये था कि वो डिमांड ड्रिवन था, यानी कि जो लोग पंचायत में थे, जिनको काम करना था, वो मांग सकते थे, उनको मिल जाता था। अब सप्लाई ड्रिवन है, यानी कि टॉप डाउन बन गया है कि जब दिया जाएगा तब काम आएगा। ये इस प्रकार के अगर हम लोग कंडीशनल प्रोग्राम्स बनाएं, जैसे मनरेगा हुआ करता था, और उसको स्वास्थ्य शिक्षा में भी लाएं कि जिस प्रकार से अगर लोग डिमांड कर रहे हैं तब उनको जाके पैसा मिल रहा है। तो एक बॉटम्स अप डिमांड ड्रिवन अगर हो जाए वो स्वास्थ्य शिक्षा में भी, अगर हम लोग ले आए, जिसमें कि सिर्फ हम लोगों को पैसे न दें, हम लोग पैसे नहीं दें, अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर है तब हम जाकर आपको पैसे दें, तो उसका नाम होता है कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम। तो सिर्फ प्योर कैश ट्रांसफर प्रोग्राम नहीं करें, कंडीशनल कैश ट्रांसफर काम करें, तो उसमें स्वास्थ्य शिक्षा में भी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। ये हम लोगों को सोचना चाहिए। गौरव जी, इस पर स्वास्थ्य शिक्षा पर आपसे जानना चाहेंगे। हर साल हम देखते हैं करोड़ों रुपए का आवंटन होता है स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लेकिन जमीनी स्तर पर वो कार्यान्वित कई वजहों से नहीं हो पाता। क्या इसके स्ट्रक्चर को और फॉर्मलाइज करने की जरूरत है, ताकि जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं उनको पैच किया जा सके? देखिए, जो इकोनॉमी में जो कंजम्पशन निरंतर बढ़ रहा है, वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन तो भरपूर बढ़ रहा है। हम इसको इकोनॉमी भाषा में कहते हैं प्रीमियमाइजेशन ऑफ द कंजम्पशन हो रहा है, पर जो मास कंजम्पशन की चीजें हैं उसमें कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ रहा है। तो मास कंजम्पशन की चीजों में अगर कंजम्पशन हमें इकोनॉमी में बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से इसका स्वास्थ्य का और शिक्षा के जो बजट है उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज करने की जरूरत है। और इस हम सांकेतिक सब्सटेंशियल इंक्रीज, सांकेतिक रहेगा जब आप चीनी कम डालेंगे। मैं तो क्रिस्टल्स काउंट करके डाल रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप चम्मच से नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ इनको महसूस हो रहा है कि क्रिस्टल्स शुगर के जा रहे हैं, बाकी हम डाल नहीं रहे। आप तो जानते ही हैं कि स्वास्थ्य के लिए अखरोट वगैरह, बादाम वगैरह बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा अखरोट की डालिंग कर दीजिए, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और आपने बताया था कि ब्रेन के लिए ठीक है। अभी तो शिक्षा हलवा चांदी के वर्ष के बारे में सोच भी नहीं सकते। धुआं उठ रहा है। गौरव जी, थोड़ा सा हाथ भी अपना बचाइएगा। एक छोटी सी बात कि जो जी राम जी पे जो प्रोफेसर साहब ने बताया, देखिए, जो जिन जगह पे रोजगार मिल सकता है जी राम जी में, वो निर्धारित है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का एक सशक्त एक्ट है, भले ही वो रूरल आजीविका हो, क्योंकि आजीविका भी उसमें इंक्लूड किया गया। और अगर 100 दिन की जगह 125 दिन की गारंटी दी जाती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए बजटरी एलोकेशन भी ज्यादा होगा। और स्टेट अगर पार्टनर करेगा तो पार्टनरशिप होगी वेलफेयर प्रोग्राम को चलाने के लिए। यही जी राम जी का ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे लगता है इस ऑब्जेक्टिव में पॉजिटिव चीजें ज्यादा है। मनरेगा की जो नेगेटिव चीजें हैं उनको खत्म करके एक नई पॉजिटिव वे में उस मनरेगा को रिकैलिब्रेट करके नया एक्ट लाया गया। नेहा, वो काजू का डब्बा लाएं जैन जी के लिए, क्योंकि जैन जी को मुझे लगता है मेवे का शौक है, बिल्कुल भी ऐड करना चाहेंगे। और नहीं, ये इसलिए उनको दे रहे हैं क्योंकि ये जो रक्षा का मुद्दा है ना, उसमें बहुत उम्मीद है। केवल हम ऐसा नहीं कहेंगे कि केवल जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, बल्कि कई स्टार्टअप्स, कई एक पूरे इकोसिस्टम को तैयार करने की बात जो हो रही है, उसका जो काजू है वो देश को भी मिलेगा रक्षा के हिसाब से, और फायदा रोजगार का। श्वेता जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्वेता, ये उम्मीद की जा रही है कि डिफेंस का बजट और बढ़ाया जाएगा, और उसकी सबसे ज्यादा इंडिकेशन इसी का है। नहीं, आपने बिल्कुल आपने सही कहा श्वेता जी और नेहा जी। मैं आपकी बात को दोहराता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अत्यंत जरूरी है कि हम लोग रक्षा क्षेत्र में और खर्चा करें। आज के समय बजट में करीब 5 लाख करोड़ हम लोग रक्षा क्षेत्र में देते हैं, और हम सबका अनुमान है, हम लोग सब चाहते भी हैं कि इसको और काफ़ी बढ़ाया जाए, सिर्फ 10% नहीं,
20-25% बनाया जाए, 5 लाख करोड़ से लेके 6 लाख करोड़ तक किया जाए, क्योंकि हम लोगों को नए वेपन्स जो हैं, नए हथियार जो हैं, चाहे वो ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, हवाई जहाज हो, फाइटर प्लेन हो, लड़ाकू विमान हो, ये सब जो है इनको हम लोगों को नए सिरे से खड़ा करना है, नए सिरे से हम लोगों को इसको बनाना है। और जैसे हम लोग करेंगे, हम लोगों की और जो फौज जो है और मजबूत होती चली जाएगी, और आज के ज़माने में जो विश्व में सब जो खतरे हैं उसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सामना कर पाएंगे। और श्वेता क्योंकि ये कवर करती हैं, वो बेहतर तरीके से समझती हैं कि ये ऐसा हुआ भी है, लेकिन और अभी किए जाने की इस बार भी उम्मीद है। एक और चीज है ना सब एक चीज़ प्रोफेसर कहूंगा जी, कि जो हमें डिफेंस में करना है उसमें R&D बहुत जरूरी है। हाँ। हमें अपने हथियार खुद बनाना, नहीं तो हम निर्भर हो जाते हैं और उससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। एक तरफ चीन है, एक तरफ रूस है, एक तरफ अमेरिका है। हम तीनों के बीच में फंस गए हैं, क्योंकि कुछ हथियार हम अमेरिका से ले रहे हैं, बहुत सारे हथियार हम रूस से ले रहे हैं। हमारे हथियार कहाँ हैं? जब हम अपने हथियार खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो नहीं उसके सर, तो लिए ये आप R&D एक्सेप्ट पे कर रहे हैं ना आज की हम तारीख सिर्फ में 0.6% आमतौर खर्च पर हम कहते हैं ना कि रक्षा के ऊपर जो भी खर्च होता है वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, ये आमतौर पर एक धारणा हो जाती है। पर अगर देश में ही बन रहा है और धीरे धीरे हम एक्सपोर्ट भी उसको करें, कुछ ऐसे हथियार हैं जो हम कर भी रहे हैं, तो ये तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर हम सही बात है, पर जो उन्नत हथियार हैं, जैसे ब्रह्मोस है वो रूस के साथ है, S-400 है वो रूस से आई है, सुखोई रूस से आया है, C-17 अमेरिका से आया है, चिनूक वगैरह अमेरिका से आए हैं। हमारे कहाँ हैं? हम फंस जाते हैं क्योंकि इनके बिना हम लड़ नहीं सकते। तो इसलिए हमें अपना R&D पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। हमारा एज अ नेशन 0.6% GDP का जाता है, जबकि अमेरिका और चीन 3% GDP का करते हैं। अमेरिका की इकॉनमी हमसे 20 गुना ज़्यादा बड़ी है, चीन की इकॉनमी 5 गुना बड़ी है, तो हमसे 22 गुना ज़्यादा चीन खर्च कर रहा है और 100 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है अमेरिका। तो इसलिए हमें जब तक कि R&D नहीं आगे बढ़ाएंगे, और उसके लिए हायर एजुकेशन, जो कि पहले जय गौरव जी ने भी कहा और जयंत जी ने भी कहा कि हमें एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, उससे हमारा लेबर भी प्रोडक्टिव होगा, और फिर हमारी मैं जोड़ना चाहूंगा कि प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोगों को रिसर्च और डेवलपमेंट में और खर्चा करना है। उनको मालूम भी होगा कि अनुसंधान के द्वारा जो नई संस्था हम लोगों ने खड़ी की है, उसमें हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का हम लोगों ने आवंटन किया है, और वहां उसके द्वारा अब स्टार्टअप्स को भी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी, IITs को भी, इन सबको बहुत बड़े पैमाने पे पैसे दिए जाएंगे। और मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हम जो एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके साथ मैं एक शूट कर रही थी, उसमें लेडी साइंटिस्ट थी बहुत सारी। उन लोगों ने कहा कि मैम आज से 10 साल पहले हम लोग को एक अपना पैसे पास करवाने के लिए कि ये चीज हमें चाहिए, उसके लिए इतना समय लग जाता था और इसीलिए डिले हो चुका है इतना। आज उनको जल्दी मिल जाता है। श्वेता जी, दो हमारे सबसे दो इश्यूज हैं। आपने रक्षा की बात करी, एक तो रक्षा का बजट। अगर हम रक्षा में आत्मनिर्भर हो जाएं तो जो मौजूदा बजट है वो भी पर्याप्त है। हमारा जो मेन बजट है, जो हम दूसरे देशों से उपकरण खरीदते हैं, उसमें चले जाता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग्स होती है उन देशों के मैन्युफैक्चरर्स की। तो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे, एक तो हमने पाकिस्तान को घुटने पर लाया, ये तो हमारी सबसे बड़ी जीत है, पर एक कोलेटरल बेनिफिट मिला कि देश में MSMEs डेवलप हुई, और आज 1.5 लाख करोड़ रुपए का MSME प्रोडक्शन है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। आप महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में देखिए, ओडिशा में देखिए, कर्नाटक में जोन्स बन चुके हैं डिफेंस सेक्टर। हमारे दो सबसे मेन दुश्मन है चीन और पाकिस्तान। चीन से हम काफी नीचे हैं श्वेता, रक्षा क्षेत्र में जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो शुरुआत खर्च उन्होंने बहुत और पहले की, पाकिस्तान से ऊपर है, क्योंकि आंकड़े यही कहते हैं। मेरा जयंत जी के साथ इस पर डिस्कशन भी हुआ था। एजुकेशन पे बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए कल्चरल रेवोल्यूशन जो मिड 60s 70s में था, उससे उनकी यूनिवर्सिटीज ध्वस्त हो गई थी। तब से उन्होंने लेना शुरू किया, और आज टॉप 10 में उनकी 3 यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। हमारी तो टॉप 200 में यूनिवर्सिटीज हैं। तो उन्होंने एम्फेसिस किया एज अ पॉलिसी कि हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक विजन चाहिए होता है। स्ट्रेटेजिक विजन अब डेवलप हो रहा है कि हम ये करेंगे। उसके लिए R&D पे यूनिवर्सिटीज में और डिफेंस लैब्स में, अब जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसमें अभी हम G404 इंजन यूज करते हैं, और अब हम कह रहे हैं G414 इंजन करेंगे। हमारा जो इंजन है वो कामयाब नहीं हुआ, तो इंजन टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करनी चाहिए उसके लिए, नहीं तो उसके बिना तो हम जो एयरक्राफ्ट बना नहीं पाएंगे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे बहुत काम करने की जरूरत है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण जी, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि की क्या महत्वता है ये कहना बेमानी होगा। लेकिन ऐसे में जयंत जी, जो आपके पिछले अनुभव रहे हैं, कृषि पर हमेशा से एग्रीकल्चर का एक पूरा बहुत बड़ा सेगमेंट होता है बजट में, कई पन्ने इसको डेडिकेटेड होते हैं। इस बार किसान किस उम्मीद से बजट को देखें?
किसानों को बजट में बहुत कुछ मिला है और मिलेगा भी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर किसान क्षेत्र जो है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इसको हम लोग प्रोत्साहन दें, वहां निवेश हो, तो जनता बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होती है, क्योंकि 60-70% हमारी जनता जो है वो अभी भी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपने किसानों को हर साधन दें, और हम लोगों ने दिया भी है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने सिंचाई को बहुत आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने किसान सम्मान निधि के द्वारा लोगों को सीधा कैश ट्रांसफर का प्रोग्राम कराया है। हम लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा जमीन किसमें क्या आपको लगाना है वो हम लोगों ने किया है। जो फूड प्रोक्योरमेंट, ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट है, उसमें हम लोगों ने और लोगों को पैसे दिए। तो किसानों के लिए हर किस्म का हम लोगों ने व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है और उन लोगों को दिया है। आगे 2-3 और जगह हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। नंबर 1 जो हम लोगों को देखना है कि हम लोग किसानों को जो बिजली वगैरह जो देना चाहिए, जिसमें कि उन लोगों को सब्सिडाइज मिलते रहे, ये उनको मिलते रहे, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर, ये देना उनको बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, किस प्रकार से अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसमें से हम लोगों का जो उपज है वो थोड़ा प्रभावित होने वाला है, उससे कैसे उसको सुरक्षित रखें, ये भी हम लोगों को टेक्नोलॉजी, सीड्स, इरिगेशन के द्वारा हम लोगों को उनको मदद करना है, ये भी बहुत जरूरी बात है। और तीसरा, जिसपे माननीय वित्त मंत्री जी ने कई बार घोषणा भी की है कि हम लोगों को रीजेनरेटिव फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग और करनी है, जिसमें कि हम लोग आगे भी अपनी फसल को हम लोग बनाते रहें, उसको उगाते रहें। इसलिए हम लोगों को सिर्फ एक बार फसल नहीं निकालनी है, वर्षों तक फसल निकालनी है। तो इसलिए रीजेनरेटिंग फार्मिंग पे भी बहुत कुछ ध्यान दिया जाए। अन्नदाता कहते हैं ना हम, और ये अन्न भी मतलब यहाँ पर जितनी भी चीजें हम इसमें दिखा रहे हैं, बजट का हलवा जो पका रहे हैं, वो हमारे अन्नदाताओं के कारण है। लेकिन हर बार मतलब थोड़ा तो देखिए उसमें और भी संगठन भी हो जाते हैं बहुत सारे, तो अलग अलग राय हो जाते हैं उस बजट को लेकर। लेकिन एक आइडियल कृषि के लिए बजट कैसा हो, क्या उसकी दिशा में मूव करना शुरू करें? गौरव जी, क्योंकि एमएसपी को लेकर एक बहुत लंबी बहस छिड़ चुकी है देश ने, अब आंदोलन भी कई देख रहे हैं किसान के। आने वाले वक्त में ऐसी स्थिति आपकी सरकार ना देखे, उसके लिए क्या? देखिए, पिछले 8-10 साल में जो एमएसपी का दायरा है वो बहुत बड़ा है। जो पहले 5-7 क्रॉप्स थी, आज उनके नंबर ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज हुए और 23 क्रॉप्स, और हर वर्ष जो एमएसपी की इंक्रीज है वो भी अभूतपूर्व है। पर मैं मानता हूं कि 3 इश्यूज पे कृषि पे काम होना चाहिए। जैसे ये अखरोट है, ये बादाम है, इस बादाम का हम उपभोग करते हैं, पर ये आ रहा है हमारे देश में कैलिफोर्निया से। ये अखरोट है, इसको भी हम लोग खाते हैं, ये ज्यादातर आता है ईरान या अफगानिस्तान से। और ये किशमिश है, ये हमारे नागपुर के किसानों से के यहाँ से आती है, इच्छल करंजी, अकोला, वहां से आती। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये डालता हूँ, क्योंकि ये हमारे अन्नदाताओं का पसीना इसमें लगा हुआ है। तो एक तो व्हाट वी ईट इन इंडिया वी शुड ग्रो इन इंडिया। जो हम खा रहे हैं इंडिया में, तो ये हम खा रहे हैं पर ये हम उगा नहीं रहे, ये हम खा रहे हैं पर हम उगा भी रहे हैं। तो एक तो इसके लिए काम करना, और उसके लिए जो आपने फरमाया जैन जी ने कि क्लाइमेट रेजिलियंस जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि अब भारत की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि हम दुनिया की हर फसल, हर चीज उगा सकते हैं, फिर भी सर इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स की मांग वही मैं इसलिए कह रहा हूं। तो एक तो ये व्हाट वी ईट इन इंडिया, व्हाट वी कंज्यूम इन इंडिया, वी शुड ग्रो इन इंडिया। जो हम खा रहे हैं देश में, वो भारत के किसान, और वो हो सकता है। तो एक तो मिट्टी तो है ही ऐसे हमारी। करेक्ट, मिट्टी भी, और कश्मीर में हो ही रहा है वो, मामरा बादाम से बेहतर क्या है? बिल्कुल। और जलवायु भी है, पहला। दूसरा कि किसान को अकेला देखना गलत है। पूरा रूरल इकोनॉमी और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कंपोजिट व्यू देना है। जब हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकोनॉमी को एक कंपोजिट व्यू देते हैं, तो हमारा जी राम जी भी आता है उसके अंदर, उससे भी किसान सशक्त होता है। हम जब ये स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट बढ़ाते हैं, तो इससे भी किसान की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, वो सशक्त होता है। तो ये एक कंपोजिट व्यू की। और तीसरा जो इश्यू जो फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर के लिए ये है कि ये बादाम मैंने उगाया, पर इसकी रोस्टिंग अगर मेरे खेत के बाहर हो जाए,
तो इसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। अगर इसमें नमक लग जाए तो 20% इसके दाम बढ़ जाते हैं। तो एग्रीकल्चर कंपोजिट विथ रूरल इकोनॉमी टुगेदर विथ एग्री प्रोसेसिंग इज द नीड। तो मुझे लगता है कि हमने 10-12 साल में कृषि में काम किया है, पर ये एरिया है जिसपे और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ लड़ाई दरअसल इसी बात को लेकर है। मान लीजिए ये बादाम एक आपका 10 रुपए का है, इसके बाद अगर ये प्रोसेस होगा, साफ होगा, इसमें नमक लगेगा, पैकेजिंग होगी, उसके बाद आप इसको फैंसी तरीके से मार्केट करेंगे, बेचेंगे, तो इसका दाम 150 रुपए या 100 रुपए तक जा सकता है। लेकिन किसान की जेब में सर कितना पहुंच रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना एक ऐसा लिंक बनाया जाए, और उस पर अरुण जी भी और ज्यादा बताएंगे हमें कि किसान को ही क्यों नहीं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। जैसे हम कहते हैं कि हर बार जितने की आपकी लागत है कम से कम उतना तो मिले उसे, तो उससे भी कम मिल रहा है। देखिए, कृषि की समस्या क्या है? कृषि में तरह तरह के कृषक हैं, कोई एक तरह का कृषक नहीं है। कोई बड़ा है, कोई मझौला है, कोई छोटा है। 85% हमारे फार्म्स 5 एकड़ से कम के हैं। उसमें बहुत सारे फार्म आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के हैं जो मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते हैं, तो मार्केट को झेल नहीं पाते हैं। इसीलिए सरकार का इंटरवेंशन वो चाहते हैं कि सरकार का इंटरवेंशन हो। दूसरी समस्या क्या है, जैसे कि गौरव जी ने कहा, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। देखिए ना, जैसे अमूल ने क्या किया है कि आजकल अमूल की पूरी बिक्री जो है 80,000 करोड़ के आसपास आ गई है, और अमूल के आइसक्रीम, अमूल की दही, अमूल के मिठाई सब जगह हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैक्ट्रियां भी खड़ी की हैं, और उसका फायदा किसको जा रहा है? कोऑपरेटिव सेक्टर में किसी बड़ी कंपनी को नहीं जा रहा है, वो सीधा किसानों को जा रहा है। हम बिहार में ही जब अभी चुनाव के समय सब किसानों को देख रहे थे, कोई स्ट्रॉबेरी उगा रहा है, कोई ड्रैगन फ्रूट उगा रहा है। सबको मालूम है कि आप ट्रेडिशनल उससे निकलिए, तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है इकोनॉमी को। और आप देख रहे हो कि भले स्टार्टअप हो, हाँ, मतलब 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न भारत में। तो ये भारत के युवाओं की ताकत है, हमारे आइडियाज की ताकत। ठीक है, अरुण जी को ये हलवा, क्योंकि जैन जी से उनका एक्सपेक्टेशन लेते हुए मुझे लगता है इकलौते हैं जो बताएंगे कि नहीं, बिल्कुल। अभी अरुण जी और गौरव जी ने बिल्कुल सही बातें की हैं, और मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। मैं उसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं, वो है एजुकेशन का, शिक्षा का। क्योंकि हम लोगों को अगर भविष्य में compete करना है, अगर हम लोगों को बड़े बड़े देशों के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ compete करना है, तो हमारे जो युवा जो हैं उनको बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिले, बेहतर से बेहतर स्किलिंग मिले, बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मिले। मैं इसका एक बहुत ही मतलब जुनून है मेरा, क्योंकि एआई को लेकर सर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स भी हैं जो दूर करने की जरूरत है। और शायद यही बात आप भी कह रहे हैं, बबल सा क्रिएट हो गया है उस एरिया में, लोगों को लगता है कि उससे जॉब जा सकती है, लेकिन वाकई ऐसा नहीं है श्वेता। लोगों का इन्वेस्टमेंट भी उस ओर बढ़ रहा है, एआई की ओर, और रुझान भी बढ़ रहा है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन का अभाव है। एक बात नेहा जी, बहुत युवा साथी बैठे हैं, कल के आर्थिक सर्वे में भी एक बहुत बड़ी बात आई, और मैं चाहता हूं ये लोग उस सर्वे की उस बात को समझे। पहली बार किसी देश के आर्थिक सर्वे ने जो हमारा स्क्रीन टाइम है उस पर चिंता जाहिर की है। जिस तरह का आर्थिक सलाहकार उन्होंने बोला भी है, वीरेंद्र जी ने कहा कि लोगों को मॉनिटर करने की जरूरत है कि उन पर उनके भी अकाउंट स्क्रीन टाइम को हमें कम करना। और आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में अब अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो आपको सोशल मीडिया का उपयोग करने गौरव जी हलवा खाइए, और इसी के साथ नेहा ने हलवा लिया नहीं, वक्त आ गया है। लेकिन हमने बहुत अच्छा, हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा ये बजट का हलवा बनाया। हम उम्मीद करते हैं कि जो आम बजट है वो भी इतना इसी हलवे जितना स्वादिष्ट होगा और मिठास के साथ आएगा, ताकि हर किसी की उम्मीद जो बजट से जुड़ी रहती है, और खास तौर पर जो युवा वर्ग है उसके लिए रोजगार का सृजन हो, जो आम वर्ग है उसके लिए टैक्स में राहत हो, यही हर बार उम्मीद रहती है। उसी उम्मीद के साथ हम ये आशा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में आपको मजा आया होगा, आपको बजट की मिठास और खुशबू जो हमें यहाँ तक पहुंच रही है हलवे की तरह समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।